बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं जैसे ही ऑफिस से थका हारा घर पहुंचा, उसी वक्त मैंने देखा कि आलिया तैयार खड़ी थी। उसने निहायत तराश खराश का ड्रेस पहना हुआ था और उसे देखते ही मेरी सारी थकन दूर हो गई। मगर जैसे ही उसने कहा कि उसे अपने मैके जाना है और वो इसीलिए तैयार हुई है, तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। देखो आलिया, तुम कल चली जाना, आज मैं बहुत थका हुआ हूं। मैंने उसे टालने की कोशिश की, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी रही। नहीं नादिर, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है, प्लीज आप मुझे छोड़ाएं। उसकी बात सुनकर मैंने हामी भर ली। अभी हमारी शादी को 1 माह ही हुआ था और वो तकरीबन हर हफ्ते ही मैके जाया करती थी, मगर फिर भी उसका दिल नहीं भरता था। लेकिन मैं क्या करता, मुझे आलिया से शदीद मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए उसकी किसी बात को टालना मुश्किल हो जाया करता था। मजबूरन मैंने उसे थोड़ा इंतजार करने का कहा और फ्रेश होकर उसे मैके पहुंचाया। उसने कहा था कि मैं उसे रात को लेने आऊं। मैंने जल्दी से वापसी का रास्ता लिया, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और आज तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। मगर ये बात मैं आलिया को ना कह पाया। मैंने जैसे ही गेट के सामने अपनी कार रोकी, तो अचानक मेरी नजर मेरे पड़ोसी के घर की तरफ उठी। तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि उनके टेरेस पर एक जोड़ा लटक रहा था और हू बहू वही जोड़ा जो मैंने अभी अभी आलिया को पहने हुए देखा था। बिल्कुल वही रंग और वही प्रिंट। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा। कैसा अजीब इत्तेफाक है, मैंने दिल में सोचा। हो सकता है आलिया ने और भाभी ने साथ में ही शॉपिंग की हो, इसीलिए एक जैसा ड्रेस लिया हो। मैं इन्हीं सोचों में गुम था और जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला, तो मैं कार अंदर ले गया। मैंने मुलाजिम को कहा कि मुझे कोई डिस्टर्ब न करे, मैं कुछ देर आराम करूंगा। उस दिन मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि अक्सर ऐसे इत्तेफाकात होते रहते हैं। मैं रात को आलिया को वापस ले आया था, लेकिन मैं उसे ये बात बताना भूल गया कि यही ड्रेस हमारे पड़ोस वाली भाभी के पास भी है। लेकिन 2 दिन बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही, जब आलिया ने मुझे कहा कि वो अपने मैके जाना चाहती है, क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। उस वक्त वो फिरोजी रंग के बेहद खूबसूरत लिबास में थी। मैंने उसे सताइश की नजर से देखा और उसी वक्त उसके मैके पहुंचाया। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, तो दंग रह गया, क्योंकि मेरे पड़ोसी की छत पे आज भी वही सूट लटक रहा था जो आलिया पहनकर गई थी। ये कैसे हो सकता था? मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन इस बार भी मैंने उसे महज इत्तेफाक जाना और अपने काम से काम रखा। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ, तो मेरा तजस्सुस शक में तब्दील हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आलिया महकी का कहकर मेरे पड़ोसी के घर जाया करती हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? उसे तो मैं खुद अभी अभी मैके छोड़कर आया था और उसका मैका था भी काफी दूर। इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता था? लेकिन उस दिन मुझसे रहा न गया और मारे तजस्सुस के मैंने वापस अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई। और मैं जैसे ही वहां पहुंचा, तो देखा कि आलिया उसी लिबास में थी और मुझे देखकर हैरान रह गई। नादिर, आप अब तक गए नहीं? उसने हैरत से पूछा। तो मैं कुछ शर्मिंदा सा हो गया और दिल ही दिल में खुद को कोसा। भला मैं क्या बेतुकी बातें सोचे जा रहा था। आलिया के वालिदैन का घर तो हमारे घर से काफी दूर था, भला वो वहां कैसे जा सकती थी? मैंने दिल ही दिल में खुद को मलामत की और घर वापस आ गया और अपने पड़ोसी खुरम के घर की तरफ गौर से देखा, जहां अब भी वही जोड़ा टंगा हुआ था। मुझे एक पल भी सुकून न आ रहा था। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। मगर ये बात मैं जबान पर लाने से घबराता था। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे और आलिया को कितनी तकलीफ होती मेरी बात से। मैं ये सोचकर खामोश हो गया। मुझे याद आ रहा था कि जिस दिन मेरी शादी हुई थी और मैं आलिया को रुखसत करके घर ले आया था, उसी वक्त मेरा पड़ोसी खुर्रम मेरे घर मुबारकबाद देने आया था और उसने माजरत की थी कि वो शादी पर ना आ सका, क्योंकि उसकी भी आज ही शादी थी। उसकी बात सुनकर मैं खुशगवार हैरत में पड़ गया। वाकई मैंने उसे हंसते हुए गले लगाकर मुबारकबाद दी और उसने अपने साथ लाए हुए मिठाई के डब्बे में से
एक लड्डू निकालकर जबरदस्ती मुझे खिलाया। वो बहुत खुश लग रहा था अपनी शादी से। खैर, खुश तो मैं भी बहुत था। मेरी भी पसंद की शादी थी आलिया से। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, उसी वक्त उसे दिल दे बैठा था। वो मेरे ऑफिस में आई थी, मेरी सेक्रेटरी से मिलने। वो मेरी सेक्रेटरी मारिया की दोस्त थी और उन दोनों को शॉपिंग के बाद एक साथ लंच पे जाना था, जिसके लिए मारिया मुझसे पहले ही छुट्टी का कह चुकी थी। इत्तेफाकन उसी वक्त मुझे किसी काम से बाहर जाना था। जैसे ही मैं अपने ऑफिस से निकला तो सीधा उसी पर नजर पड़ी और फिर उसे देखा तो देखता ही रह गया। मुझे इस तरह अपनी जानिब देखता पाकर वो थोड़ी जज्बस हुई और मैंने जल्दी से अपना रुख मोड़ लिया। मैं ना चाहते हुए भी वहां से निकल आया और जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, वो दोनों भी बातें करती हुई मेरे ही पीछे बाहर निकली थी। आलिया मारिया की किसी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी और उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। मैंने मौका देखकर मारिया से कहा कि अगर वो चाहें तो मैं उनको लिफ्ट दे सकता हूं, क्योंकि मैं भी वहीं जा रहा हूं। मैंने झूठ बोला, क्योंकि मुझे उस तरफ नहीं जाना था जहां उनका प्रोग्राम था, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उनसे कहा था। मेरी बात पर मारिया बहुत खुश हुई और आलिया का हाथ पकड़कर कार में बैठ गई, जबकि आलिया कुछ झिझकते हुए बैठी थी। मेरा दिल जैसे हवाओं में उड़ने लगा था। बैकव्यू मिरर से मैं उसे ही देखे जा रहा था और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अपना जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ आलिया ही को बनाऊंगा। मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुका था कि मुझसे सब्र न हो सका और 2 दिन बाद ही मैंने मारिया से सब कुछ कह दिया। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसी ने बताया कि आलिया एक सफेदपोश घराने से ताल्लुक रखती थी और जॉब करके अपने वालिदैन का और अपने छोटे बहन भाइयों के अखराजात उठाया करती थी। मारिया, मुझे उसके बैकग्राउंड से कोई सरोकार नहीं, बस मुझे वो पसंद है। आप बताएं कि मैं कब जाऊं उनके घर। मैंने पूछा तो उसने जल्द ही बताने का वादा किया और इसी तरह चंद दिनों बाद मैं अपनी वालिदा को लेकर उनके घर चला गया, जहां हमारी खूब आवभगत हुई और पहली नशिस्त में ही रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना न था। अम्मी जान भी तैयारियों में मसरूफ हो गई थी, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहती थी। उनको अपने घर के सिवा कहीं मजा नहीं आता था, जबकि मैं जॉब की वजह से इस्लामाबाद में रहता था, जहां एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे बेहतरीन पोस्ट पर रखा गया था और ये बंगला, कार सब उन्हीं की तरफ से था। मुझे बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता था और बोनस वगैरह भी मिलता था, और अगर कभी मुल्क से बाहर जाना पड़ता तो और ज्यादा रकम दिया करती थी कंपनी। मैं अपनी जॉब और लाइफस्टाइल से बहुत मुतमईन था और जब से आलिया मेरी जिंदगी में आई थी, अब तो लगता था कि कोई कमी नहीं थी जिंदगी में। मैं हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करता था। आलिया भी मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी और वो हर लिहाज से एक बेहतरीन जीवन साथी साबित हुई थी। मगर जब से ये सिलसिला शुरू हुआ था, मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई थी। अब तो मैं आलिया से कोई बात भी नहीं कर पाता था। जब भी वो मैके जाने का कहती, मुझे शदीद गुस्सा आ जाया करता। एक दिन तो मैं चिल्ला उठा, सारा दिन अम्मी के घर के जाने के बारे में सोचती रहती हो, एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूं। मेरी आवाज ऊंची हो गई थी, जिसे सुनकर वो सहम गई। क्या हो गया नादिर, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? वो अचानक से आंसू बहाने लगी और उसके हसीन चेहरे पर खौफ के आसार थे, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मेरा दिल उसे इस तरह देखकर पिघल गया और मैंने उससे अपने रवैये की माफी मांगी। कुछ ही देर बाद मैं उसे मैके छोड़ आया, लेकिन वापसी पर फिर वही जोड़ा मुझे खुर्रम के घर लटकता हुआ दिखाई दिया। मुझे वहशत होने लगी थी। मैंने अपनी कनपटियों को दबाना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़े बरसा रहा हो। हर बार मैं तस्दीक करने वापस जाया करता और आलिया और उसके घर वाले मुझे अजीब नजरों से देखा करते और मैं कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से उल्टे कदमों वापस आ जाता। क्या हो रहा था मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तो आलिया भी मुझसे खफा रहने लगी थी। मैं सारा दिन चिड़चिड़ा रहने लगा था। ऑफिस में भी लोग मेरी शिकायत कर रहे थे। अगर ये जॉब चली जाती
तो मैं कहीं का नहीं रहता। इसीलिए मुझे अपने दिलो दिमाग को फ्रेश करना पड़ता। अगर जिसके दिलो दिमाग में इतने उभाम डेरा जमा ले, वो भला ठीक कैसे रह सकता था। मजबूरन मैंने बीमारी का बहाना करके 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उन्हीं दिनों मैंने नोट किया कि आलिया कुछ परेशान और बेजार सी दिख रही थी। कभी कभी मुझे महसूस होता कि वो रात को कमरे से निकल जाया करती, और जब मैं उठकर उसे पूरे घर में ढूंढता तो कहीं न मिलती। मजबूरन जैसे ही मैं कमरे में वापस आता तो वो बेड पर सो रही होती। एक रात मैंने उसे जगाया। आलिया, कहाँ गई थी तुम? तब वो हैरत से मुझे देखने लगी। नादिर, आपको दिखाई नहीं देता? मैं तो सो रही थी, बल्कि बाहर से तो आप आ रहे हैं शायद। वो उल्टा मुझे शक भरी नजरों से देखने लगी। इस बात पर मैं खामोश हो गया और कोई जवाब दिए बिना अपनी जगह पर लेट गया। हो सकता है कि मैंने कोई ख्वाब देखा हो। उस दिन के बाद से आलिया उखड़ी उखड़ी से रहने लगी थी। मैंने बहुत बार पूछा कि क्या परेशानी है, तो वो अजीब सी नजरों से मुझे देखा करती और कहती, क्या हो गया है आपको नादिर? मुझे आपकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। उसके इस तरह देखने पर मैं अपना सर पकड़ लेता। वो ठीक तो कह रही थी। मैं आजकल उल्टी सीधी बातें ही तो करता रहता था, लेकिन अब की बार मैंने सोच लिया था कि इस मामले को तो हल करना ही पड़ेगा। और जैसे ही आलिया को मैं के छोड़कर वापस आया तो हस्बे मामूल वही जामनी रंग का जोड़ा खुर्रम के घर की छत पर टंगा हुआ मिला। मैं कुछ सोचकर अंदर गया और सीधा सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर पहुंचा। मेरी और खुर्रम की छत बिल्कुल मिली हुई थी। मैंने चारों तरफ देखने के बाद उसकी छत फलांगी और तार पे टंगे कपड़े को हाथ लगाकर देखा। वो ताजा ताजा धुले हुए थे, उनमें से पानी टपक रहा था। मैंने कमीज के दामन को बीच में से फाड़ डाला और नफरत से उन कपड़ों को देखने लगा जिन्होंने मेरी जिंदगी अजाब कर दी थी। मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। मैं जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया और दोबारा अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई। आज मुझे सच का पता लगाना ही था, और आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला था। मैंने तेज रफ्तारी से कार चलाई थी, और जैसे ही मैंने आलिया के घर का दरवाजा खटखटाया तो आलिया ही ने दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि मैं हमेशा ही वापस आ जाया करता था। मगर उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उसके कमीज का दामन बीच में से फटा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फाड़ा था। ये सब देखकर ही मुझे इतना तैश आया कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा और बिना सोचे समझे आलिया के गाल पर जोर का थप्पड़ दे मारा। वो इस हमले के लिए तैयार ही नहीं थी और चकरा के गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगी, अम्मी, भाई, अब्बू। उसके इस तरह चिल्लाने पर सबके सब इकट्ठे हुए थे और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा, चलो मेरे साथ। मैं भी चिल्लाया, क्या हो गया बेटा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी सास ससुर हैरान परेशान बीच में आ गए और पूछने लगे। मेरी सांस फूल गई थी। आप ये सब अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? किसको बेवकूफ बना रही है ये? मैं उसकी तरफ इशारा करके उनको बताने लगा। मगर बेटा, इसने किया क्या है? मेरे ससुर ने मेरा हाथ थामकर नरमी से पूछा। अंकल, इससे पूछें, इसकी कमीज कैसे फटी है? मैंने अपने तनफ्फुस पर काबू पाते हुए बमुश्किल कहा। मेरी बात पे वो सब चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे थे। लेकिन इसकी कमीज तो अभी अभी गेट से अंदर आते हुए दरवाजे पर लगी कील में फंसकर फटी है बेटा। वो सब यकजबान होकर मुझे बताने लगे, और आलिया अभी तक जमीन पर बैठी आंसू बहाए जा रही थी। ये नहीं हो सकता, आप सब लोग इसके साथ मिले हुए हैं, इसके झूठ में इसका साथ दे रहे हैं। मैं वापस से बाहर हो चुका था और आलिया को जबरदस्ती घसीटता हुआ वहां से ले आया। उसके वालिदैन इल्तिजाएं करने लगे, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सारे रास्ते आलिया रोती रही, मगर मुझे अब उस पर तरस नहीं आ रहा था। घर पहुंचकर मैंने उसे बालों से पकड़ा। बताओ, क्या चक्कर है तुम्हारा खुर्रम के साथ? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये आप क्या कह रहे हैं नादिर? वो चीखी, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह न थी। मैं कोई गिरा हुआ बेगैरत इंसान नहीं था जो आंखों देखी मक्खी निगल लेता। मगर वो मुसलसल इनकार किए जा रही थी।
मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उसे कहा कि अगर वो सच बता देगी तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, बस वो एक बार अपनी बात मान ले। मुझे लग रहा था कि मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी, और तभी अचानक मैंने देखा कि वहां पुलिस पहुंच गई थी, और एक लेडी कांस्टेबल ने आते ही आलिया को मेरे हाथों से छुड़ाया और उसे सोफे पर बैठा दिया। उसका बयान लेने लगी, जबकि मुझे हथकड़ी पहना दी गई थी। ये सब क्या है? मैं चिल्लाया। ये तो बेटा आपको थाने चल के पता लग जाएगा। वो एसएचओ हंसने लगा और मुझे घसीटता हुआ पुलिस की गाड़ी में डाला, जबकि जाते वक्त मेरे कानों में आलिया की आवाज मुसलसल गूंजती जा रही थी। ये मेरा शौहर पागल है, पहले दिन से ही इस पे पागलपन के दौरे पड़ते आ रहे हैं। यह आलिया पुलिस को बताया जा रही थी, और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो जिसे मैंने दिलो जान से चाहा था, वो क्या कह रही थी? आज दूसरा दिन था। मैं लॉकअप में था और आलिया ने मेरी खबर तक न ली थी, और मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ उसने पुलिस को बताया था। उसने कहा था कि मैं एक नफ्सियाती मरीज हूं और मुझे दौरे पड़ते हैं, तब मैं उस पर जुल्म करता हूं। उसका कहना था कि उसने कभी ये बात अपने वालिदैन को नहीं बताई थी, मगर उस दिन उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा धचके वाली बात थी वो ये थी कि उस रात पुलिस को खुर्रम ने कॉल की थी, जो मेरा पड़ोसी था और जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। मुझ पर हैरत के वार पे वार हो रहे थे। ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आलिया ने मुझ पर केस कर दिया था और न जाने क्या क्या इल्जामात लगाए थे मुझ पर। मेरे वालिदैन भरपूर कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन मेरी जमानत नहीं हो पा रही थी। केस के मुताबिक मेरा मेडिकल चेकअप होना था और रिपोर्ट के बाद ही मेरी जमानत हो सकती थी। और 2 दिन बाद जब साइकेट्रिस्ट ने मुझसे सवालात किए तो मैंने उनको सारा किस्सा सुना दिया, जिसे सुनकर वो भी मुझे ऐसी नजरों से देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूं। और उनके इस तरह देखने पर मुझे अचानक गुस्सा आ गया। आपको क्या लगता है मैं पागल हूं? मैंने तैश में आकर पूछा। तो वो मुझे समझाने लगा। देखिए मिस्टर नादिर, आप जो किस्सा बयान कर रहे हैं वो नामुमकिन सी बात है। इत्तेफाक 1-2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। वो तहम्मुल से कहता जा रहा था, जबकि मेरा तनफ्फुस बढ़ने लगा था। डॉक्टर साहब, यही तो मैं समझा रहा हूं कि वो इत्तेफाक नहीं था। मैं अब आपे से बाहर होता जा रहा था, और डॉक्टर ने मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे खामोश करवा दिया, जबकि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे एक नफ्सियाती मरीज ही लिख दिया था, जिसके नतीजे में जज साहब ने मुझे 2 माह तक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। मैं चीखता चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूं, मगर वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब मुझे रहम भरी नजरों से देखे जा रहे थे। हॉस्पिटल में हर जगह यही सुनना पड़ा, बेचारा कितना खुशशक्ल नौजवान है, देखो न जाने क्या सदमा लगा कि अपने होश खो बैठा है। एक नर्स ने मुझे देखकर दूसरी से कहा, जबकि मैं वाकई में पागलों की तरह बुत बना बैठा था। इन 2 माह में जो कुछ मेरे साथ हो चुका था वो सब मेरी समझ से बालातर था। शायद मैं वाकई पागल हो चुका था। मुझे पागल खाने में 1 हफ्ता हो चुका था जब मुझसे कोई मिलने आया। मैं मुलाकात वाली जगह पर पहुंचा तो वहां खुर्रम और आलिया को देखकर मुझे धचका लगा। तुम दोनों साथ में? मैं बस इतना ही कह सका था। हाँ नादिर, हम दोनों साथ में इसीलिए आए हैं कि तुम्हें तुम्हारा कसूर बता सकें। वो मुस्कुराया। तुम्हें तानिया याद है? अचानक उसने पूछा। कौन तानिया? मैंने हैरत से कहा। हाँ, तुम्हें कैसे याद होगी भला, क्योंकि तुमने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक न जाने कितनी लड़कियों से मुआशके लड़ाए होंगे, जिनमें एक लड़की तानिया भी थी, जो कि मेरी छोटी बहन थी, और वो दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी, बहुत हसास थी। वो तुम्हारे टाइम पास को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी, और तुमने उससे शादी से इनकार कर दिया कि तुम उसे सिर्फ अपना दोस्त समझते थे और कुछ नहीं। तब उस मासूम लड़की ने अपनी जान देने की कोशिश की थी, छत से कूदकर, जिसके नतीजे में वो बच तो गई मगर हमेशा के लिए माजूर हो गई, और अब तक वो बिस्तर पर सिर्फ दवाओं के जरिए ही जिंदा है।
मैं जब भी अपनी बहन को इस हालत में देखता था, मुझे उस शख्स से सख्त नफरत महसूस होती थी। फिर एक दिन मुझे तानिया की डायरी मिल गई, जिसमें उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा था। और उसी दिन मैंने तुमसे बदला लेने की ठान ली थी। मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे घर के साथ वाला घर खरीद लिया। हालिया, जो मेरे ही ऑफिस में काम करती थी, इसकी छोटी सी जॉब थी। बमुश्किल इसके घर का खर्च चलता था, मगर ये बहुत हसीन थी। इसीलिए मैंने आलिया को भारी रकम के एवज ये सब नाटक करने का कहा था। और मेरी खुशी की इंतहा न रही कि तुमने आलिया को पहली ही नजर में पसंद कर लिया। मुझे इल्म था कि तुम आलिया जैसी हसीन लड़की को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, और तुमने आलिया से शादी कर ली। और फिर मैंने जो अपना प्लान तरतीब दिया था, उस पर अमल करना शुरू कर दिया। पहले तो तुमने कई दिन तक मेरे घर की तरफ नहीं देखा, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती हुई नजर मेरी छत पे पड़ ही गई, जो कि तुम्हारी बर्बादी का सबब बनी। और यही नहीं, मैंने आलिया को कुछ ऐसी मेडिसिन भी दी थी जिससे तुम बात बेबात अपना होश खो बैठो और तैश में आ जाया करो, ताकि सब तुम्हें पागल समझे। ये सब बताते हुए वो बहुत खुश लग रहा था। उसके लबों पर तंजिया हंसी थी, जबकि आलिया खामोश खड़ी थी। मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब याद आने लगा था। अब मुझे गुस्सा नहीं आया करता था, क्योंकि मैं एक नर्म मिजाज का बंदा था, और ये सब खुर्रम की दी हुई मेडिसिन का कमाल था। जबकि यहां मुझे पुरसुकून रहने की दवा दी जाती थी। अब मुझ पे पागलपन के दौरे नहीं पड़ा करते थे। और आज भी मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में था। मैंने बमुश्किल अपने लब खोले। तानिया के साथ जो कुछ हुआ, इसका मुझे बहुत अफसोस है, मगर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं और तानिया क्लास फेलोज थे, लेकिन तानिया जिस नादिर को चाहती थी, वो हमसे सीनियर था। मेरी तो तानिया से कभी हेलो हाय भी नहीं हुई थी। वो हर वक्त फाइनल ईयर के नादिर के साथ दिखाई दिया करती थी, जो निहायत औबाश किस्म का अमीरजादा था और रोज एक नई लड़की को फांसा करता था। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि तानिया ने क्यों यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया था। मुझे बस अपनी तालीम से मतलब था। और जब तुमने तानिया की डायरी में नादिर नाम लिखा देखा, और बदकिस्मती से उसके क्लास फेलोज में जो नादिर था वो मैं था, तुमने बस उसके क्लास फेलोज में मुझे देखकर समझ लिया कि मैं ही वो नादिर हूं, और आ गए मेरी जिंदगी बर्बाद करने। कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेते कि तानिया के साथ कौन होता था। सदमे और तकलीफ से मेरा हाल बुरा था। मुझे उस जुर्म की सजा मिली थी जो मैंने किया ही नहीं था। मेरी कहानी सुनकर खुर्रम और आलिया सदमे में आ चुके थे। उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे, जबकि मैं मुतमईन था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। उस दिन तो वो दोनों चले गए, और 2 दिन बाद ही मुझे रिहाई मिल गई। खुर्रम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, और आलिया ने भी। जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने जल्द ही अपने वकील से बात की और उन दोनों को माफ कर दिया। मैं जानता था कि उन्होंने जुर्म किया था। अगर आलिया ने गुर्बत से तंग आकर यह ऑफर कबूल की, वो अपने बीमार वालिद की दवाइयां और घर के अखराजात पूरे नहीं कर पा रही थी, और खुर्रम ने बदले की आग में ये सब किया था। मैं अपने घर वापस आ चुका था, लेकिन मुझे शदीद हैरत का झटका लगा जब मैंने वहां आलिया को अपना मुंतजिर पाया। आलिया, तुम यहां? हाँ नादिर, मैं आपकी गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दें। और अगर थोड़ी सी भी जगह है आपके दिल में मेरे लिए, तो मुझे अपनी जिंदगी से ना निकालें। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है नादिर। आप जैसा इंसान आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं आपको हरगिज खोना नहीं चाहती। वो उससे सकते हुए मेरे कदमों में गिर गई थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। मैं लाख उससे नफरत करने की कोशिश करता, मगर ये दिल उसके एक आंसू से ही पिघल चुका था। वो अब मेरी मनकूहा थी। मैंने उसे शानों से थाम कर उठाया और उसके आंसू पोंछे। अगर तुम वाकई में अपने किए पर शर्मसार हो आलिया, तो मैं तुम्हें माफ करता हूं, मगर ये याद रखना कि मैं भी इंसान हूं। बार बार माफी शायद ना दे सकूं। मेरी बात पर वो फूट फूट कर रोने लगी, और मैंने दिल में ये सोचा कि ये नदामत के आंसू हैं। इसका मतलब आलिया को वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई थी।
मैंने रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया जिसने मुझे मेरा मानो मर्तबा वापस दिला दिया था, वरना एक गलत फहमी की बुनियाद पर मेरी जिंदगी तबाह होने जा रही थी। इसीलिए सियाने कहते हैं कि कोई भी फेल सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।